स्वागत है दोस्तों आपका पीसीएस हिंदी सारथी में। आज हम यूजीसी नेट की जो यूनिट 5 है उसकी उसमें लगे जो हिंदी की कविताएं हैं उनको करेंगे। इस क्रम में हमारी ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में हम सबसे एक हिसाब से कहें तो सबसे कठिन जो कविता है ना, अंधेरे में, जो मुक्तिबोध जी की कविता है। और ये बहुत लंबी कविता है, ठीक है, एक लंबी कविता है, करीब 40 पन्नों की। कविता की रचना के पीछे का जो पूरा लॉजिक है उसको समझने की कोशिश करेंगे सरल भाषा में, ठीक है। और कुछ तथ्यों को देखेंगे और देखेंगे कैसे आने वाली परीक्षाओं में इस कविता का महत्व होता है। और इसके माध्यम से हम आज से शुरू कर रहे हैं अपना शक्ति बैच, ठीक है। इसका नाम है शक्ति बैच। शक्ति बैच में क्या होगा, जितनी भी कविताएं लगी होंगी उनको सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा, कम कंटेंट में ज्यादा देने की कोशिश। और पूरी की पूरी पूरी यूनिट, ठीक है, पूरी यूनिट की कविता आपको मुफ्त मिलेगी, कोई पेड बैच की जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं अंधेरे में कविता। देखिए, कविता का समान परिचय की अगर हम बात करें तो यह कविता जो है आप देख सकते हैं कि क्या इसमें कविता का नाम है अंधेरे में, ठीक है। 1964 में ये प्रकाशित हुई थी। कहाँ पे? कल्पना पत्रिका में, कल्पना नामक पत्रिका में। और इसको देखो, पहला इसका जो शीर्षक था, जो पहले ये किस नाम से आई की थी, आशंका के द्वीप, आशंका के द्वीप नाम से, ठीक है। और इस किस काव्य संग्रह में संकलित है तो मुक्तिबोध जी की चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में संकलित है, जिसका भी प्रकाशन वर्ष कितना, 1964 ही है, ठीक है। ये जानकारी है कविता के बारे में, जो नॉर्मल जानकारी है। अब हम बात करेंगे थोड़े से कवि के बारे में, ठीक है। अब हम थोड़ा सा कवि के बारे में बात करेंगे, जो कवि हैं। तो एक मिनट, हाँ, मुक्तिबोध इसके कवि हैं। उनका जन्म हुआ था 1917 में। कहाँ पे? श्योपुर, ग्वालियर में, ठीक है। और क्या बातें इनके बारे में? इनके बारे में और बातें ये है कि ये जो तार सप्तक है उसके कवि हैं, तार सप्तक के कवि हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में, जब इनकी कविता आई थी, ठीक है। आगे अगर बात करें तो ये मार्क्सवादी, अस्तित्ववादी और प्रयोगवादी कवि माने जाते हैं और नई कविता के बहुत अच्छे लेखक माने जाते हैं, ठीक है। देखो, इनके काव्य संग्रह या फिर प्रमुख कविताएं क्या है। इनका पहला काव्य संग्रह प्रमुख है क्या, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। इसमें ही अंधेरे में कविता संकलित है, ठीक है। और इनकी जो दूसरी काव्य संग्रह है ये क्या है, 1980 में आई थी निधन के बाद, जो कि भूरी भूरी खाक धूल। और अन्य रचनाओं में इनकी जो फेमस रचना है कमाइनी, एक पुनर्विचार आलोचनात्मक इनकी रचना है, और विपात्र उपन्यास है, और एक साहित्यिक डायरी, साहित्यिक डायरी काफी फेमस है। इनकी कविताओं में ब्रह्म राक्षस जैसी कविताएं काफी प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये हो गई इनके बारे में छोटी मोटी जानकारी। देखो, राइटर तो बहुत बड़े, लेखक कवि के रूप में बहुत बड़े हैं। मुक्तिबोध का नाम अपने आप में बहुत बड़ा है, ठीक है। उनपे बात करना बहुत, तो हम बात करते हैं बेसिकली क्या है कविता की संवेदना और विशेषता की। देखो, कविता की संवेदना और विशेषता को समझने से पहले हम इसकी पृष्ठभूमि पे देखेंगे, थोड़ा सा देखेंगे कि कविता जब लिखी गई, यानी कि 1964 का जो दौर था, उस वक्त क्या चीजें थी जो इस कविता को बुनने में मुक्तिबोध को सबसे ज्यादा प्रेरित की।
अगर हम बात करें कविता की संवेदना की मोटा मोटी तो देखते हैं हम कि क्या आत्मसंघर्ष की कविता दिखाई देती है, ठीक है, अस्तित्ववादी चेतना भी इसमें है और मार्क्सवादी दृष्टिकोण भी आपको दिखता है और ऐतिहासिक चेतना भी इसमें दिखता है, ठीक है। अगर आप शिल्प की बात करेंगे इसकी, तो इसके शिल्प में क्या होता है, एक बार पहले मोटा मोटी पूरा देख लेते हैं, फिर एक गहन अध्ययन हम करने की कोशिश करेंगे। देखो इसमें फैंटेसी है, ठीक है। अगर हम शिल्प की बात करते हैं इसमें, तो हम देखते हैं क्या इसमें फैंटेसी हम दिखाई देता हमको, ठीक है, अंधेरे में और एक लंबी कविता, ठीक है। और ठीक, चलिए अभी हम मूल संवेदना पे बात करेंगे इसकी। सबसे पहले हम इसके ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये कविता जो है आखिर बुनी क्यों गई, है ना। सबसे पहली बात यही होगी कि कविता लिखने के पीछे लॉजिक क्या था। तो सबसे पहला जो इसमें हम लॉजिक देख रहे हैं, देखो 1960 का दौर है। आप 1960 के दौर में क्या जानते हैं? तो 1960 के दौर में आप सबसे पहले सोचिए कि 1960 के दौर में भारत आजाद हो चुका है। सबसे पहली बात है कि भारत आजाद हो चुका है। एक आजाद भारत में लोगों के पास बहुत सारी उम्मीदें थी। अगर हम बात करें 1960 का दौर, आपको आजाद हुए करीब 10 साल हो गए, क्योंकि पूरे भारतीयों ने एक मन से एक नई चेतना, नई उम्मीद, नए जीवन, नए देश की कल्पना की थी, ठीक है। केवल भारत की नहीं बात है, पूरे विश्व के में जो 1960 का दौर था, 1960 का दौर एक बदलाव का दौर था। लोग नई नई चीजें सीख रहे थे, जैसे कि मध्य वर्ग का दौर था। अगर हम सीधे बात करें तो मध्य वर्ग का दौर था। जो मध्य वर्ग था ना, उस वक्त का सबसे ज्यादा हम कहें तो चंचल वर्ग था, सबसे ज्यादा असंतुष्ट वर्ग था, जिसके अंदर भूख भी थी। उसको वो अपने आप को निम्न वर्ग से ऊपर भी देखता था, लेकिन ऊपर बैठे लोगों से निम्न भी सोचता था। तो उसकी चंचलता, ठीक है, उसकी आत्मसंतुष्टि नहीं हो पाने की जो उसके अंदर गुण डेवलप हो रहा था, वो उसका दौर था 1960, ठीक है। 1960 दौर था नए नए उद्योगों का, नए नए मशीनरी का, ठीक है, बाजार, नए आर्थिक व्यवस्थाओं का। तो ये जो 1960 का दौर था, अच्छा इन सब चीजों से क्या आएगा, ये जो अर्थशास्त्र है, इतिहास है, ठीक है, राजनीति है, इसका संबंध इस कविता से कैसे होगा। तो आपको समझना पड़ेगा फिर से कि 1960 में जब सब कुछ बदलेगा, ठीक है, हम जानते हैं कि एक मिनट, हमको पता है कि जब अगर हमारा राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवेश बदलता है ना, तो सबसे पहले हमारी चेतना बदलती है, फिर बदलता है हमारा मन, और फिर बदलते हैं हमारे जो मौलिक उद्देश्य है, मौलिक कर्तव्य, या फिर हमारा जो सोचने और समझने की क्षमता थी। तो इस दौर में हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि नेहरूवादी जो संस्कृति थी भारत में, उससे धीरे धीरे लोगों का मोह भंग होने लगा, ठीक है। एक असंतोष उठने लगा, क्योंकि तुरंत आजाद हुए देश की अपनी बहुत सारी महत्वाकांक्षा होती है, जिसके ना पूर्ण होने पे उसकी संवेदनाओं को एक ठेस पहुंचता है, और उस ठेस से पनपती है मोह भंग की संस्कृति या फिर अलगाव की संस्कृति। तो ये जो दौर था, इस वक्त दौर में मोह भंग होने लगा, किससे? नेहरूवादी सोच से, ठीक है। देखो नेहरू के नेतृत्व में जो समाजवादी और आधुनिक भारत का सपना देखा गया था ना, उसमें क्या हुआ, उसमें नौकरशाही आ गई, और नौकरशाही ने क्या किया, भ्रष्टाचार को किया बढ़ाया। सबसे ज्यादा क्या बढ़ाया इसने? भ्रष्टाचार को बढ़ाया। अब तुम सोचो, जब भ्रष्टाचार बढ़ेगा तो दोनों वर्ग प्रभावित होंगे। एक तो निम्न वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा,
और जो मध्य वर्ग है ना, एक मध्य वर्ग जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है, एकदम लिप्त है, दूसरा मध्य वर्ग जो नहीं लिप्त है तो वो भी डिस्टर्ब होगा, उसका भी चीजें खराब होंगी, उसकी भी चीजें खराब होंगी। तो ये जो भ्रष्टाचार था ना, इसने क्या किया, इसने सामाजिक विषमता को बढ़ाया। जो सामाजिक विषमता थी उसको इसने बढ़ा दिया। और इस सामाजिक विषमता से एक कह सकते हैं कि अस्थिर संवेदना का जन्म हुआ, जिसमें इस कविता की जो आत्मसंघर्ष या फिर जो पहली संवेदना हमको दिखाई देती है, मोह भंग या फिर अंधेरे में, उसकी कहीं ना कहीं एक नींव पड़ती है। ठीक है, अब हम समझते हैं थोड़ा सा लेखक की स्थिति। ठीक है, अभी हम थोड़ा समझते हैं कि उस वक्त जो लेखक की स्थिति थी वो कैसी थी। देखो, गजानन मुक्तिबोध ना एक ऐसे कवि थे जिन्होंने गरीबी और वैचारिक संघर्ष को जिया है। मुक्तिबोध क्या थे, उसी वक्त मुक्तिबोध क्या थे? देखो, मुक्तिबोध को थोड़ा सा समझते हैं। मुक्तिबोध कौन व्यक्ति है? एक तो है बहुत ही तीव्र चेतना वाला व्यक्ति है। कैसा है? तीव्र चेतना उसके अंदर है। अच्छा, तीव्र चेतना का मतलब क्या है? उसकी संवेदनाएं बहुत हम कह सकते हैं डेंस हैं। डेंस का मतलब क्या होता है? बहुत सघन है, वो बहुत ज्यादा डीप सोचता है, ऐसा व्यक्ति है। दूसरी है मुक्तिबोध जी, कैसे व्यक्ति हैं? अगर मुक्तिबोध को और हम थोड़ा सा एनालिसिस करें तो मुक्तिबोध कैसे हैं? मुक्तिबोध की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही निम्न है। निम्न है यानी कि संघर्ष पूर्ण है। ठीक है, संघर्ष पूर्ण है। ठीक है, और इसकी वजह से उनकी जो सामाजिक उनका ताना बाना है वो बहुत ज्यादा व्यवस्थित नहीं है। और ऐसा व्यक्ति जिसका सामाजिक ताना बाना व्यवस्थित नहीं हो, जिसकी चेतना बहुत तीव्र हो, जिसके हृदय वेग में बहुत ज्यादा संवेदनाएं उमड़ती हो, और जो एक उच्च शिक्षित हो, उच्च विद्वान हो, है ना। अब तुम इनको अगर आपको मुक्तिबोध को थोड़ा सा समझना है, मतलब जितना मैं अपने आप से पढ़ के समझता हूँ, अगर तुमको इन चीजों को जोड़ के किसी एक व्यक्ति को बनाना हो तो व्यक्ति कैसा होगा? ये व्यक्ति जाहिर सी बात है सामाजिक द्वंद्व में फंसा हुआ होगा। ठीक है, सामाजिक द्वंद्व में फंसा होगा क्योंकि ये समाज से लिंक नहीं कर पाएगा, और अगर समाज से लिंक नहीं कर पाएगा तो इसकी जो मना स्थिति होगी ना, वो क्या होगी? हमेशा द्वंद्व और अस्थिर होगी। ठीक है, तो ये जो मुक्तिबोध की उस वक्त की स्थिति थी इन्हीं चीजों से बंधी हुई थी। तो हम कह सकते हैं कि जो गजानन माधव मुक्तिबोध जी थे, एक ऐसे कवि थे जिन्होंने गरीबी और वैचारिक संघर्ष को जिया था, बिल्कुल। और वो एक उच्च शिक्षित और कह सकते हैं शिक्षा के मामले में एक मध्य वर्गीय कुलीन थे, है ना, ऐसे व्यक्ति थे। और वे साथ में क्या थे? मार्क्सवादी थे, पर एक ऐसे आधुनिक मनुष्य की तरह थे वे। ठीक है, जो अपनी कुंठा, ठीक है, अपनी आशंका, देखो क्या थे, एक तो हिसाब से क्या थे, ये समाजवादी या फिर मार्क्सवादी कह सकते हैं। पर इस मार्क्सवादी व्यक्ति में क्या था? आधुनिकरण था। आधुनिक था ये। आधुनिक क्यों था? क्योंकि मध्य वर्ग उस वक्त बदल रहा था और ये पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, ये जो मुक्तिबोध थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? इनके अंदर शंका आएगी, और शंका, डर, ठीक है, इनकी संवेदनाओं में बहुत जटिल तरीके से गुंथ जाएगी, जो कि कुंठा में भी दिखती है। और इन सबसे देखिए, ये इनकी नकारात्मक बिंदु नहीं है, ये इनके व्यक्तित्व के बनने के वो कंपोनेंट्स हैं, है ना। कहते हैं कि छोटे छोटे सेल्स हैं जिनकी वजह से कोई मुक्तिबोध बन रहा होता है। हम एक प्रतीक लेके चल रहे हैं मुक्तिबोध को समझने के लिए कि लेखक की मना स्थिति क्या थी, जो उस वक्त इतनी लंबी, गहरी और कह सकते हैं कि एकदम दुनिया को बदल देने वाली कविता लिख दिया। ठीक है, अब देखो ये, और इसमें इन्होंने, अब उसके बाद हम देखते हैं कि इनका दर्शन, हम इसमें पाते हैं कि जो ये पूरी कविता है इसमें मुक्तिबोध ने क्या किया?
अस्तित्ववाद, ठीक है, अस्तित्ववाद जिसमें अकेलापन है, निजी पीड़ा है, डर है ना, और मार्क्सवाद जिसमें सामाजिक बदलाव है के बीच की एक कड़ी को जोड़ा, मतलब हम कह सकते हैं सेतु जोड़ा, ठीक है। अपने दर्शन में इन्होंने क्या किया, अस्तित्ववाद, ये जो अस्तित्ववाद और मार्क्सवाद के बीच के सेतु का जोड़ा है, ठीक है, इन्होंने इसके सेतु को जोड़ा है। कैसे? जो अकेलापन है, असुरक्षा है, खोया हुआ पन है, ये चित्रण अस्तित्ववाद का है। शोषक वर्ग के विरुद्ध आक्रोश और शोषित के प्रति सहानुभूति जो है ना, सामाजिक बदलाव की जो बात है वो क्या है, मार्क्सवादी चेतना है। और जो ऐतिहासिक चेतना में इन्होंने कविता में भारतीय इतिहास और वर्तमान के द्वंद्व को दिखाया है, ये भी एक बिंदु है इनके दर्शन का, ठीक है। ये बात हुई कि कविता लिखी क्यों गई, कविता की संवेदना क्या है, ठीक है, जो कविता ये लिखी क्यों गई और इस कविता की संवेदना क्या है, और कविता के पीछे का पूरा क्रोनोलॉजी क्या है, ठीक। इतनी बातें हम समझ चुके हैं। देखो, थोड़ी कविता को समझने से पहले हम एक चीज और समझ लेते हैं, आगे चलते हैं और फिर आगे समझेंगे। यहाँ तक बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। तो आगे समझते हैं शिल्प और संरचना को जरा, शिल्प और संरचना को जरा समझते हैं। देखो, ये कविता क्या है, फैंटेसी है, ठीक है, इसको फंतासी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। मुक्तिबोध के लिए फंतासी क्या है, मुक्तिबोध ने फैंटेसी को माध्यम बनाकर चेतना और चेतन और अवचेतन मन की दुनिया को छुड़ा है, ठीक है। ये मुक्तिबोध के बारे में बातें हैं। जो अंधेरा है, अंधेरा यहाँ अज्ञानता, भ्रष्टाचार और आत्म वंचना का प्रतीक है तथा लंबी कविता, एक लंबी कविता, ये जो प्रबंधात्मक मुक्त कविता है। तो हम बात करते हैं फैंटेसी, जो फैंटेसी है ना, जो कि फैंटेसी है, मुक्तिबोध के लिए फंतासी यानी फैंटेसी कोई स्वप्न लोक नहीं है, मतलब कोई एकदम ड्रीमी वर्ल्ड नहीं है, हम कहें ना, मतलब एकदम सपनों की दुनिया नहीं है, एकदम खोई हुई दुनिया नहीं, बल्कि क्या है, यथार्थ को देखने का एक मतलब तीव्र, कह सकते हैं ना, तीक्ष्ण तरीका है, ठीक है। क्या है ये, इनके लिए ये यथार्थ को देखने का एक तीव्र माध्यम है ना, तरीका। जैसे कि आप है ना कि कुछ लोग क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि आप इस बात से समझिए कि फैंटेसी मतलब क्या होता है, ड्रीम, मुझे एकदम कल्पनाओं की दुनिया, ऐसा होगा, वैसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन मुक्तिबोध के लिए क्या है फैंटेसी, इनके लिए यथार्थ को देखने का एकदम नग्न तरीका है। जैसे कि आप कुछ भी बोल देते हैं, कुरूपता जितनी दिखती उतना यथार्थ है, मतलब स्लम एरिया में आप चले जाइए, हम देखते हैं कि मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हम कागजों पे, विज्ञापनों पे, है ना, और बड़ी बड़े भाषणों में नेताओं के मुंह से क्या सुनते हैं कि हमारा देश, मतलब किसी भी XYZ कोई भी देश हो, विकसित देश हो, विकासशील हो, मतलब अल्प विकसित हो, अविकसित देश हो, कुछ भी हो, उनके जो नेता है उनके मुंह से हम क्या सुनते हैं, उनके मुंह से हम सुनते हैं कि हमारा देश बहुत ही ज्यादा वेल डेवलप है, बहुत ज्यादा हम ग्रो कर रहे हैं, अच्छी अच्छी चित्रें दिखती हैं, अच्छे अच्छे मॉडल दिखते हैं। बट फिर उसी स्वप्न में क्या होता है, जब हम हकीकत में जाते हैं ना, तो हमको क्या दिखता है, नालियां दिखती हैं। नालियों में नालियों का दिखना भी ठीक है, एक ड्रीमी वर्ल्ड हो सकता है, फैंटेसी वर्ल्ड का एक रूप हो सकता है, बट नालियों में बदबदाते हुए कीड़े और उनसे आती हुई बदबू, ठीक है, और भी गलत उसमें सड़े हुए मांस, ये दिखना यथार्थ की तीव्रता है, ये यथार्थ की नग्नता है। तो जो मुक्तिबोध थे ना, उनके लिए फैंटेसी यथार्थ की नग्नता थी, जहां पे वो इन चीज, मतलब कि जो उसके एकदम एक्सट्रीम को देखते थे, यथार्थ को, रियलिटी के एक्सट्रीम को देखते थे विद
फैंटेसी आना, इन फैंटेसी हम कह सकते हैं। हम कह सकते हैं कि इन फैंटेसी वो किसको देखते थे, रियलिटी को देखते थे, ठीक है। तो ये बातें थी उनकी फैंटेसी में। और क्या थी, वे जटिल सामाजिक सच को सीधे ना कहकर, देखो वे क्या करते थे, जो फैंटेसी लिखने में उनका तरीका क्या था, देखो सामाजिक, अभी हमने पीछे पढ़ा, जब हमने सीखा, हम बात कर रहे थे कि ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि थी 1960 का क्या दौर था, क्या कारण थे कि जो सामाजिक चेतना है उस समाज की ऐसी थी, और जो राइटर है वो इतनी गहरी बातें लिख रहा है अपने सामाजिक चेतना को प्रज्वलित करके, अपनी सामाजिक चेतना को ब्राइटनेस में लाके, कि वो अंधेरे में कविता लिखता है। आशंका के द्वीप लिखता है, जिसकी दूसरा नाम आशंका के द्वीप भी इसके कहीं ना कहीं इसकी संवेदना का प्रतीक है। तो उसमें हमने देखा था कि जो सामाजिक बदलाव था, एक राजनीतिक बदलाव हुआ भारत में, अंग्रेज गए, ब्रिटिशर गए, उन्होंने एक लंबे देश को तोड़ दिया, मतलब एक बड़े देश को दो विभाजित कर दिया। उस विभाजित हुए देश के लोगों के आंखों में सपने थे कि हम बदलाव की तरफ जाएंगे, पर उन्होंने 10 साल की राजनीति देखी। उन 10 सालों में उनके सबसे बड़े जो लीडर थे, जो स्वतंत्रता संग्राम के लीडर थे, नेहरू के शासनकाल को देखा और उसमें अपने मोह भंग को देखा, ठीक है। गरीबों ने अपनी बदहाल स्थिति को देखा। मध्य वर्ग जो कि उस वक्त पढ़ लिख रहा था, उसने अपनी चेतना से देखा कि वो भी परेशान है। मध्य वर्ग में दो तरीके के मध्य वर्ग बनता जा रहा था। एक तो नौकरशाही वाला मध्य वर्ग था, एक तो जो लूट घसोट वाला मध्य वर्ग था, और एक था मध्य वर्ग जो पढ़ा लिखा मध्य वर्ग था, और जिसके पास केवल बेरोजगारी थी, है ना, आजीविका के लिए एक शंका थी, और उसका जीवन पढ़े लिखे मध्यवर्ग के बाद उच्च कह सकते हैं कि मध्यवर्गीय जीवन के बाद भी एक निम्न आर्थिक जीवन का शिकार था उसका जीवन। तो ये जो थी ना, इन जटिलताओं को, ये जो सामाजिक जटिलता थी, एक हिसाब से सामाजिक जटिलता कहेंगे कि सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति जो संवेदना के उच्च शिखर पे है, वो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही बदहाल है, और जो थोड़ा सा खराब व्यक्ति है, उसकी भ्रष्टाचारी है, वो सामाजिक जटिलता का यूज करके सबसे ऊपर है, मलाई काट रहा है। तो ये जो सामाजिक जटिलता थी ना, मुक्तिबोध ने इसको सीधे ना कहकर उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने डरावने अंदाज में कहा, ठीक है। उन्होंने किसमें कहा, डरावने अंदाज में कहा, और साथ में किसमें कहा, अजीबपन में कहा, ठीक है। एकदम बिल्कुल रैंडमनेस अजीब तरीके से उन्होंने उसको सपने में, वातावरण में, या फिर अजीब तरीके से बुना। तो ये एक बात थी, इनकी फैंटेसी की बात थी। बात करते हैं इनके लंबी कविता की, ठीक है। बिल्कुल ये बहुत लंबी कविता है। लंबी कविता का मतलब क्या है, एक यात्रा है ये। आप अगर हम कहेंगे ना कि आप एक पर्यटन पे जा रहे हैं, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी 1960 के दौर को, मुक्तिबोध की उच्च चेतना को, भारतीय समाज से हुए उनके जो लोग थे, जनता थी, उसके मोहभंग को, वैश्विक अस्थिरता के बदलते दौर के मोह को आप इस पूरी कविता में क्या यात्रा के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से देखते हैं कि कब मोहभंग होता है, कब उसके सपने टूटते हैं, कब वो विश्व की बदलती लालसा में अपने आप को डुबोता जाता है। और इस चरण में यह कविता एक लंबी कविता का रूप ले लेती, इसलिए कविता एक यात्रा के तौर पे देख सकते हैं, ठीक है। और ये एक सीधी रेखा नहीं है, ये उतार चढ़ाव वाली है, कभी विश्व का उतार चढ़ाव, कभी भारत का उतार चढ़ाव, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसमें विचारों का प्रवाह है, ठीक है। विचारों का प्रवाह इस तरीके से है, विचारों का प्रवाह अवचेतन से निकलकर यथार्थ की तरफ आता है, मतलब सपने से निकलकर रियलिटी में आने वाला है, ठीक है। एकदम वही स्लम वाली बदबू वाली दुनिया में टीवी पे देखा हमने कि बहुत बड़े बड़े इश्तिहार आ रहे हैं कि मतलब
रोडें बदल गई, वो जो गरीब लड़की थी वो अब महंगे स्कूलों में जाने लगी। पर हम जब रियलिटी में आते हैं तो देखते हैं कि किसी बड़े मोहल्ले में, मतलब किसी बड़े शहर में हुए रेप की चर्चा हो रही है, पर हर एक स्लम एरिया में, गरीब मतलब बस्तियों में और झुग्गियों में हर दिन 2, 4, 10, 20 रेप हो जा रहे हैं जिसकी कभी चर्चा नहीं होती है। तो हम अवचेतन मन यानी कि सपने से, फैंटेसी से निकलकर मुक्ति बोध सीधे लाके आपको पटक देंगे कहाँ पे? यथार्थ पे, इस पूरी यात्रा को करते वक्त। ठीक है। अच्छा, भाषा इनकी कैसी है? अगर हम भाषा की बात करें, हाँ, थोड़ी सी अभी इसी में रहते हैं हम लोग। भाषा की बात करें, भाषा की बात करें तो जटिल है, जाहिर सी बात है, जटिल है। दूसरी बात क्या है? देखो, तत्सम के साथ साथ आम बोलचाल की भाषा को भी इन्होंने यूज किया है। ठीक है। और पदबंधों का प्रयोग किया है इन्होंने। ठीक है। पदबंध भी आपको मिलेंगे। जटिल यानी कि तत्सम है, पर आम बोलचाल के भी मिलेंगे आपको भाषा। ठीक है। क्या मिलेगा? आम बोलचाल की भाषा भी देखने को मिलेगी। ठीक है। और कहीं कहीं तो भाषा इतनी ज्यादा जटिल हो जाती है कि मानव मस्तिष्क को उलझन को दर्शाती है। ठीक है। जो जटिलता को बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाती ना, जब बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है तो ये बिल्कुल डिनोट कर रही होती है माइंड, ह्यूमन माइंड को, कि किस तरीके से वो भी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, चलिए हाँ आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम इसके, एक मिनट, इसी में बात कर लेते हैं। ठीक है। इसी को थोड़ा सा बढ़ा के बात कर लेते हैं हम पात्रों की। ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डाल देते हैं पात्र। तो अब देखते हैं कि जो पात्र या कथानक है, नरेटिव, इसका जो वो है वो कैसे चलता है। देखो, नायक है, नायक के विषय में क्या बातें हैं इस मतलब अंधेरी कविता में। ठीक है। एक नायक क्या है? मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी व्यक्ति है ये कौन है? मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी है, यानी कि इंटेलेक्चुअल है, दिमागदार व्यक्ति है ना। अगर हिंदी में हम बहुत सरल भाषा में कहें, जिसके पास बुद्धि है। बुद्धि है यानी कि जो सोचता है। अगर पेड़ गिरा है, हरा पेड़ गिर गया है तो क्यों गिरा है? जैसे पास कहते हैं ना, आप पास की कविता पढ़े होंगे तो उसमें कहते हैं कि सबसे खतरनाक होता है, सबसे खतरनाक कविता आप पढ़े ना, कि आप रास्ते से जा रहे हो और कोई व्यक्ति गिरा हो, आप उसको उठाते नहीं हो क्योंकि आप अपने ऑफिस के लिए जल्दी में हो और आपको देरी हो रही है। तो ये ज्यादा खतरनाक होता है कि आप किसी को मरते हुए व्यक्ति को नजरअंदाज कर दो। तो जो मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है ये बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, चेतना वाला व्यक्ति है। तो जो नायक है वो भी मध्यवर्गीय बुद्धिजीवी है। ठीक है। जो अपने कमरे में एकांत में है। ठीक है। इसका और क्या काम है? क्योंकि इसके पास काम नहीं है और ये थका हारा है अपने समाज से, मोह भंग है इसका, और बहुत सारी जो तात्कालिक परिस्थितियां हैं, जो ऐतिहासिक परिस्थितियां, जो राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां, इसको, इन सब ने इसको जटिल बना दिया है, कॉम्प्लेक्स बना दिया है। और इस जटिलता में ये अपने को एक अकेलापन, ठीक है, ये एक अकेलेपन में डाल लिया है, अकेलेपन में डाल लिया है। ठीक है। वह समाज के प्रति सजग है। मैंने पहले बताया ना, वो समाज के प्रति सजग है। सजग कैसे है? क्योंकि उसके पास चेतना है, उसके पास संवेदना है, उसके पास सोचने की क्षमता है। ठीक है। उसके पास चीजों के प्रति तर्क है, लॉजिक है, ज्ञान है। उसको अपने भविष्य का पता है, वर्तमान का पता है, और उसको अपने अतीत का भी पता है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को भी वो अपने नियंत्रित करता है। पर वो खुद को कमजोर महसूस करता है। ठीक है। वो एक तो क्या है, सजग है जो पात्र है, बट वो अपने आप को क्या करता है, कमजोर महसूस करता है। कमजोर क्यों महसूस करता है? इसके पीछे का लॉजिक क्या है? ये जो एक शब्द है कि वो अपने आप को सजग का मैंने आपको बताया। ठीक है। क्यों वो अपने आप को सजग महसूस करेगा? कोई भी पात्र
और अंधेरे में कविता में मुक्ति बोध का जो पात्र है वो ऐसा क्यों किया, पर वो कमजोर क्यों महसूस करेगा? कमजोर इसलिए महसूस करेगा कि जब वो सजगता के साथ साथ देखेगा कि उसका जो समाज है वो उसके सपनों का समाज नहीं है, जो अवचेतन मन में उसने समाज देखा या फिर जो समाज उसको दिखाया गया, वो समाज बहुत जटिल समाज है। जटिल समाज कैसे है? जिसके पास बुद्धि है ना, जिसका मन चेतना है, जिसके पास संवेदना है, उसके पास आर्थिक बदहाली है, सामाजिक स्टेटस उसका बहुत निम्न है, लोग उसकी बातों को उसको पागल समझते हैं, उसके आइडिया को पागल समझते हैं, जैसे कि वर्तमान प्रदेश में भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे में राजनीतिक तौर पे उससे सरकारें नफरत करती हैं। ऐसे व्यक्ति को कभी भी सत्ता अपने पक्ष में नहीं रखती है, क्योंकि वो विरोधी है। विरोधी वो सत्ता के लालच का नहीं है, विरोधी वो आम जनता के हकों का है, उस अपने चंचल मन के सवालों का है ना। उसके सवाल आते हैं। तो ये जो कमजोरी उसके अंदर आई है वो इसलिए आई है कि उसके पास सामाजिक अस्थिरता है, विषमता को वो झेल नहीं पा रहा अपने, और उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता, और उससे वो लड़ भी नहीं पा रहा। ठीक है, तो ये इस वजह से जो नायक उसका है वो इन 4-5 चीजों से बधा हुआ है अंधेरे में कविता का। ठीक है, नायक के बाद हम बात करते हैं, एक और व्यक्ति आएगा, वाह है वाह, बार बार आता है वाह। वाह की बातें क्या है? देखो, ये मिस्टीरियस फिगर है ना, एकदम नहीं जान पाते हम। ठीक है, एक हिसाब से हम कह सकते हैं ट्रिगर पॉइंट है कविता का। क्या है? ट्रिगर पॉइंट पूरी कविता में। यह एक ऐसा व्यक्ति है जो व्यवस्था से लड़ रहा है बेसिकली, है ना, और क्या करता है, कभी वह नायक का आदर्श है तो कभी वह उसका विवेक, तो कभी वह उसका क्या है, विवेक, जो उसे कायरता के लिए ललकारता है। तो ये एक हिसाब से क्या है ना, इसका पात्र भी है, और एक हिसाब से अंतर नायक का ही एक अंग है, या फिर कविता का एक ट्रिगर पॉइंट है, फिर कविता का एक हम कह सकते हैं पहिया है, जो कविता को चला भी रहा है। तो वह है, ठीक है, ये हमने बताया ना, ये उसकी वो है। ठीक है, यहां तक बातें आपको पात्र तक समझ में आ गई होंगी, पात्र तक बातें समझ में आ गई होंगी, तो हम लोग आगे चलेंगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। हाँ, अभी थोड़ा सा और 2-3 पॉइंट को हम लोग समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, अगर हम कविता को मुख्य रूप से तोड़े ना तो 3 भागों में तोड़ सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, जिसमें हमने बात की थी, प्रथम भाग में हम कह सकते हैं आत्म संघर्ष होता है, आत्म संघर्ष। ठीक है, दूसरे भाग में हम क्या कह सकते हैं, दूसरे भाग में हम फैंटेसी यानी कि फैंटेसी, ठीक है, का विस्तार कर सकते हैं, कलियों की यात्रा कर सकते हैं, जिस पहला क्या था, संघर्ष का कमरा, और तीसरे भाग में हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार और तदात्म की बातें। ठीक है, फिर से मैं लिख देता हूं एक बार वापस से, इनको हम 3 खंडों में तोड़े तो पहला क्या हो जाएगा, प्रथम होगा आत्म संघर्ष, आत्म संघर्ष, जिसको हम कह सकते हैं वो जो कमरा है। दूसरा होगा फंतासी, जिसको हम कह सकते हैं कि गलियों में जो यात्रा है वो है, और तीसरा होता है आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार। ठीक है, तो पहले के बारे में अगर हम पढ़े, नायक अपने कमरे में एकांत है, ठीक है, वहां वह स्वसंवाद करता है, ये सारी बातें हैं, और वह अपने आदर्शवादी मन और कायरता के बीच फंसा होता है, ऐसा हम देखते हैं। ठीक है, यहाँ से फैंटेसी की नींव पड़ती है, जो ये पहला पूरा खंड हम बात करते हैं। फिर फैंटेसी आती है, फैंटेसी के बारे में मैंने आपको बताया, मुक्तिबोध की फैंटेसी क्या है, मतलब मैंने पूरे समग्र फैंटेसी बताई। अब ये हम अगर
कविता को तोड़ के बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आप देखते हैं एक नायक कमरे में बाहर शहर की अंधेरी गलियों में प्रवेश करता है, ठीक है। वहां वह एक क्या होता है, रहस्यमयी व्यक्ति होता है। वाह को देखता है। वाह के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया, एक नायक है, एक वाह है, जो उसको ट्रिगर पॉइंट करता है। एक हिसाब से मन उसका है, एक हिसाब से ये कह सकते हैं कि कविता का पहिया है, माध्यम है पूरी चीजों का, फैंटेसी का, या फिर उस नायक के कमरे से निकलने, अंधेरे से निकलने, और फिर वो जो सामाजिक विद्रोह चेतना, उन सब का एक प्रतीक है और ट्रिगर पॉइंट, आप कुछ भी कह सकते हैं उसको, ठीक है। वो को देखता है। और जो एक जन क्रांति या महापुरुष है, ये भी हम देखते हैं, वहां के अंदर वो बहुत सारी चीजें देखता है। पुलिस उसका पीछा कर रही है, ठीक है। यहाँ दृश्य तेजी से बदलते हैं और गली कूचे, भीड़ और सत्ता का आतंक आता है, जिसको हमने बहुत पहले समझा कि उस वक्त की जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियां थी। तृतीय खंड में हम देखते हैं कि आत्म साक्षात्कार या तदात्म की बातें होती हैं। क्या होता है, नायक और वाह, रहस्यमयी व्यक्ति जो है, एक हो जाते हैं दोनों मिलके। हमने पहले वाह के बारे में बात किया था ना कि हो सकता है कि एक हो जाए, ये दोनों एक हो जाते हैं मिलके, ठीक है। और साथ में क्या होता है, नायक को बोध होता है कि वह जिसे बाहर ढूंढ रहा था, वह उसकी स्वयं के अंदर की आभा है, ठीक है, जो दमित हो चुकी है, यानी कि दमित चेतना, जो तो दबी कुचली हुई चेतना, जिसको दबा दिया है उसने डर से, आशंका से, इन सारी चीजों से, अंत में अंधेरे को सत्य मानकर उसे स्वीकार कर लेता है, ठीक है। और अंत में क्या करता है, वो अंधेरे को ही अंत मानकर स्वीकार कर लेता है, ठीक है। अगर हम कविता की बात करें तो हम खंडों में जाने से पहले कुछ बात कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि बिंब घनत्व तो हमने बताया नहीं, पदबंध संरचना मैंने बात की थी। तो पदबंध संरचना क्या होती है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। फंतसी मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है। फिर से बात कर लेते हैं। क्या होता है, एक समान कहानी नहीं होती है, इसमें स्वप्न और यथार्थ मिलकर एक नई सच्चाई पैदा करते हैं, इसको हम कहते हैं फैंटेसी, जो कि मुक्ति बोध का है। एक बिंब सघनता आपको आएगी, वर्ड बार बार पूछा जाएगा, तो इसका अर्थ होता है मुक्ति बोध के बिंब बहुत सघन होते थे, एक बिंब के अंदर कई अर्थ दबे होते थे, मतलब अर्थ के अंदर अर्थ, ठीक है। और एक पदबंध होता है, इसको हम कह सकते हैं फ्रेज क्लस्टर, ठीक है। वे शब्द को साधारण तरीके से नहीं बल्कि लंबे पदबंधों में पिरोते हैं ताकि मानसिक जटिलता को दिखाया जा सके। ये मैंने बात की थी आपको। चेतना प्रवाह भी क्या है, ये है विचारों का रुक रुक कर नहीं बल्कि निरंतर लगातार बहना, जिसे नायक अपने मन से बात करता है। स्व आलोचना आप जानते हैं कि सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, ठीक है। जैसे कि आपने सुना होगा, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ठीक है। क्या है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, या पंक्ति, ठीक है। दूरी है, खुद को आशंकाओं का पोस्टमार्टम एक हिसाब से उसका खुद ही खोजबीन करता है। और बौद्धिक मध्यवर्ग और दुश्चिंता, जिसकी एंजाइटी है, वो भी मैंने आपको बहुत समझाया। और तदात्म मतलब होता है दो चीजों का मिलके एक हो जाना। ये सारी बातें होती हैं जो आगे हम बात करेंगे। जो कविता है 8 खंडों में विभक्त है। अगर मूल रूप से हम कविता को देखते हैं तो एक हिसाब से 8 खंडों में कविता है, 8 खंड हैं इसमें, है ना। देखो, प्रथम खंड में हम क्या देखते हैं, आत्म संघर्ष का आरंभ होता है, ठीक है। पहले में आरंभ होता है जो आत्म संघर्ष का, ठीक है। इसमें होता क्या है, नायक अपने कमरे में है, ठीक है। यहाँ अंधेरा नायक की मानसिक कुंठा और जो उसकी दबी हुई इच्छा है ना, उसकी जो दबी हुई इच्छा है का प्रतीक बन जाता है, ठीक है। और साथ में वो क्या करता है, अपने आदर्शवादी मन को कोसता है, ठीक है। और अपनी निष्क्रियता पर वो बहुत ज्यादा उत्तेजित ना होकर स्वीकार कर लेता है, ठीक है। तो ये पहला खंड होता है इसका कविता का। दूसरे खंड में हम चलते हैं तो क्या बातें होती है, द्वितीय खंड में आशंका का और चेतना का विस्तार हो जाता है। द्वितीय खंड में क्या होता है, आशंका और चेतना दोनों बहुत विस्तृत रूप में हो जाती है। इसमें क्या होता है, नायक को कमरे के बाहर से एक आवाज सुनाई देती है जैसे, ठीक है। और जिसमें फंतसी का प्रवेश होता है, जो फैंटेसी होती है उसका प्रवेश होता है। उसे महसूस होता है कि वह अकेला नहीं है बल्कि उसके साथ बाहर की एक बड़ी दुनिया है जो उसे क्या कर रही है, पुकार रही है, बार बार उसको बुला रही है। तो नायक कभी भी दूसरे खंड में ये सोचता है ना कि वो अकेला नहीं है, तो एक हिसाब से क्या होता है, चेतना उसकी थोड़ी थोड़ी
उभरती है। तीसरे खंड में है कि वह की उपस्थिति होती है। ठीक है, तीसरे खंड में क्या होती है, वह की उपस्थिति होती है। यहाँ पहली बार क्या होता है, उस रहस्यमयी व्यक्ति जो महापुरुष होता है, ठीक है, उसका क्या होता है, प्रवेश होता है। वह व्यक्ति सत्ता के विरुद्ध लड़ भी रहा होता है, पुलिस उसका पीछा कर रही होती है। यहाँ से कविता एक नाटकीय रूप ले लेता है। ठीक है, और वह, ये दोनों बातें होती हैं। अब चौथे खंड में क्या होता है, शहर और व्यवस्था का आतंक। चौथे में क्या होता है, शहर और अव्यवस्था का आतंक जैसे दिखाई देता है। इसमें क्या होता है, पूरा शहर जंगल के रूप में दिखता है, पुलिस का आतंक, सत्ता का आतंक। ठीक है, वो महापुरुष भाग रहा है। ठीक है, उस सत्य का दमन हो रहा है, जो बिंब है यहाँ पे। जो आधुनिक समाज है, मॉडर्न एरा है, उसमें क्या हो रहा है, सत्य का दमन किया जा रहा है। पुलिस, सत्ता, तंत्र, भ्रष्टाचार, ये सारी चीजें बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चार बातें हो गई, चार ये हो गए, और फिर आगे की बातें करते हैं पांचवें से। ठीक है, चलिए, जो पांचवा खंड है, पांचवा खंड क्या है, अब यहाँ अतीत को थोड़ा सोचता है, अतीत। ठीक है, अतीत बोध को थोड़ा सा सोचता है। नायक अपने अतीत में लौटता है, जो नायक है, ठीक है, वो क्या करता है, उन महापुरुषों और आंदोलन को सोचेगा कि हम आजादी के समय क्या वो करते थे, क्या सोचते थे, और फिर उसका मोह भंग होगा। ठीक है, आंदोलन को याद करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इतिहास बोध वही अतीत या इतिहास बोध का खंड होता है ये। ठीक है, और इतिहास बोध हमेशा वर्तमान की विफलता को दर्शाएगा। ठीक है, ये हुआ। छठवें में हम देखते हैं क्या, छठा जो है क्रांति और आशंका का द्वंद्व शुरू करता है ये। यहाँ पे क्या होता है, क्रांति और आशंका का द्वंद्व दोनों को यहाँ पे शुरू करता है। यह कविता का सबसे कठिन खंड हो जाता है। ठीक है, नायक के भीतर क्रांति यानी कि उम्मीद उठती, आशंका, शंका यानी कि डर होता है, उम्मीद का खत्म होना का। ठीक है, अब उम्मीद आएगी, फिर डर आएगा, उम्मीद आएगी, डर आएगा। अब ये दोनों आपस में द्वंद्व करेंगे, आपस में लड़ेंगे, और फिर क्या होगा, और मतलब युद्ध का एक गुत्थम गुत्थी होता है, मतलब जटिलता, कॉम्प्लेक्स हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, एक तो उम्मीद, और उम्मीद के विपरीत में क्या होगी, शंका यानी कि डर। ठीक है, और फिर क्या होगा, वह भीड़ में उस व्यक्ति को पाने की कोशिश करता है जो असफल रहता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे शंका जीत जाएगी। और साथ क्या होगा, वो सातवें में क्या होगा, नायक रहस्यमयी व्यक्ति आमने सामने आते हैं, वो जो महापुरुष होता है, वो वाह जो है, वाह से टकराहट होती है इसकी। ठीक है, और क्या करता है, यहाँ पे महापुरुष को खोजता है और पहचानता है। यहाँ तदात्म हो जाता है, मतलब खोज, एकदम आइडेंटिफिकेशन हो जाता है उसका। और नायक को एहसास होता है कि महापुरुष कोई और नहीं बल्कि उसके अंदर की सोई हुई चेतना है। ठीक है, ये तदात्म वाला रूप है। और आठवां जो सर्ग है, यह हमें क्या कहता है, कविता का अंतिम रूप देता है। तो नायक अंधेरे को स्वीकार कर लेता है। ठीक है, अंधेरे को स्वीकार कर लेता है और समझ जाता है कि प्रकाश बाहर नहीं, इस अंधेरे को झेलने और संघर्ष को जारी रखने में ही है। और यह खंड निराशा और आशा की ओर संक्रमण का प्रतीक बन जाता है। तो ये आठों खंड का पूरा मूल्यांकन था, मतलब पूरा जो विकास क्रम था आठों खंड का। हम थोड़ी सी तथ्यात्मक बातें भी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि आपको यूजीसी नेट या देना है, अगर आपको लिखना होगा तो ये सारी पूरी लेक्चर आपको बहुत काम देगी। ठीक है, तो अगर हम थोड़ा सा आलोचनात्मक बात करें तो नामवर सिंह क्या कहते हैं, एक मिनट, नामवर सिंह कहते हैं यह लंबी कविता नहीं बल्कि आधुनिक हिंदी कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि है। यह एक काव्यात्मक संस्मरण है, ये नामवर सिंह कहते हैं। शमशेर बहादुर कहते हैं यह अद्भुत दीप्तमान फंतसी है। शमशेर बहादुर सिंह ने मुक्तिबोध की कविता को एक चमकती हुई बात कहा है या फंतसी कहा। ठीक है, और रामविलास शर्मा कहते हैं यह एक असफल कलाकार की आत्म स्वीकृति है जो समाज को बदलने की आकांक्षा तो रखता है पर खुद को नहीं बदल रहा।
और नेमीचंद जैन कहते हैं दिमाग में उतरती हुई एक अंधेरी गुफा की यात्रा। अगर हम मुक्ति बोध के माध्यम से इस कविता को समझें कि वो हमें इस कविता में देना क्या चाहते हैं, ठीक है, कुछ पंक्तियों पॉइंट से हम समझते हैं कि मुक्ति बोध हमें इस कविता में क्या देना चाहते हैं। तो जो मुक्ति बोध हमें इस कविता में देना चाहते हैं ना, वो कहते हैं कि पहला, अगर हम पहली बात करें तो वो कहते हैं कि आत्मसंघर्ष की अनिवार्यता। हमें आत्मसंघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब कि जो गांधी जी कहते हैं ना, कुछ करने से पहले खुद पे लागू करो, तो ही मुक्ति बोध कहते हैं अगर आपको समाज को बदलना है ना तो पहले खुद को बदलो। वो पंक्तियां हैं, वो मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे आदर्शवादी मन, ओ मेरे सिद्धांतवादी मन, ठीक है, अब तक क्या किया तुमने, क्या किया। तो इसका अर्थ अगर आप समझे कि वे अपनी चेतना को एक न्यायालय में खड़े करते हैं और उससे पूछे तुम भाई इतने आदर्शवादी हो, इतने ज्यादा सिद्धांतवादी हो, तुमने अब तक किया क्या, ठीक है। और केवल सिद्धांतों की बात करना पर्याप्त नहीं है, तुमने क्या किया, क्या बदलाव किया, खुद के अंदर भी क्या किया। दूसरी बात ये कहते हैं कि बौद्धिक जो मध्य वर्ग ना ये विडंबना में है, इस पे चोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण में नायक का कमरा एकांत में है, बाहर निकलने से झिझकता है, जो मध्यवर्गीय सुरक्षा बोध का प्रतीक है, असुरक्षा बोध का प्रतीक है। और वह क्या है, वह क्रांतिकारी विचार की बात करते हैं, मतलब मुक्ति बोध क्रांतिकारी विचार की बात करते हैं, ठीक है। उनका मानना है कि सत्य या क्रांति को हम बाहर ढूंढते हैं पर वो हमारे भीतर होती है, वह जो है कि मैं ही हूँ, ऐसा जो उन्होंने एक पंक्ति कही ना, वह जो है कि मैं ही हूँ, वो कहते हैं कि आप सत्य को बाहर मत ढूंढिए, अपने अंदर ढूंढिए, वो मिल जाएगा। और उसके बाद उन्होंने एक चीज तो है व्यवस्था का जो एकदम दमनकारी रूप है, उस पर उन्होंने चोट किया, ठीक है। पुलिस की गाड़ी का सायरन अंधेरी गलियों में उस व्यक्ति का पीछा कर रहा है, ठीक है। ये जो पंक्तियां हैं वो बताते हैं कि कैसे सत्ता जो है कुछ ही सालों में जो आजादी दे रही थी वही दमन कर रही है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने आप को देखा भीड़ में अकेलेपन का वो जो शिकार है पूरा मध्य वर्ग, शहर, आधुनिक युग, उनकी बातें करते हैं। जैसे कविता में शहर की सड़कों पर चलती निर्जीव भीड़ जो व्यवस्था का हिस्सा तो है पर जीवांत नहीं, और अंत में अंधेरे को स्वीकार करना साहस है। अंधेरा बुरा नहीं है, ठीक है, उससे डरकर भागना बुरा है। अंधेरा बुरा नहीं है बल्कि उससे डर के भागना बुरा नहीं है, वह अंधेरा ही है जो मुझे राह दिखाता है। कष्ट और विसंगतियां कहते हैं ना कि जितना आप बिखरोगे उतना निखरोगे, वही वाली हाल है, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें जैसे फंतसी के माध्यम से सत्य का उद्घाटन करते हैं, मतलब फैंटेसी में मैंने पहले आपको बता दिया कि उनका जो नग्न यथार्थवाद है तीव्र, ठीक है। और उस साथ में उन्होंने क्या कहता है कि कुछ और क्या कहते हैं, सोचते रहने और करने की, मतलब क्रियाशील होने की बातें भी करते हैं, और इतिहास बोध की कमी को भी दर्शाते हैं। वो समझते हैं कि अगर आप वर्तमान की तुलना करेंगे तो आपको इतिहास से तुलना करनी पड़ेगी। पहले हम अच्छे थे, अब बुरे हो जाएंगे, तो ये हमारा डिक्लाइन है, ना कि हम इसको पॉजिटिव जा रहे हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि अस्तित्व की रक्षा हमें करनी चाहिए, ठीक है। मुक्ति बोध अपनी कविता में कहते हैं कि हमें अस्तित्व की रक्षा करनी चाहिए, जैसे कि अपना स्व नहीं खोना चाहिए, भय नहीं या तो एक चुनौती है, ऐसी जो पंक्ति उन्होंने कही इसलिए, ठीक है। तो ये जो उनका अपना बात है मुक्ति बोध, ये इस कविता में देना चाहते हैं। तो अगर हम इस पूरी कविता को अगर कंक्लूड करें, है ना, पूरी कविता को हम अगर समेटें तो एक बेहतरीन कविता है। और इस कविता में हम देखते हैं कि जहाँ सत्ता से मोह और अंतर्द्वंद सारी चीजें चलती हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई देती हैं पूरी कविता में। और इसी पूरी, ठीक है, तो ये पूरी रही अंधेरे में कविता, जिसकी हमने तथ्यात्मक बातें भी की, कवि के बारे में भी हमने बातें की, ठीक है, कविता के बारे में भी बातें की। फिर से एक बार हम कंक्लूड करते हैं इस पूरी कविता को। तो ये जो कविता है सबसे पहले आशंका के द्वीप नाम से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कौन सी पत्रिका में, तो कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, और चांद का मुंह टेढ़ा में संकलित है, ठीक है।
बहुत लंबी कविता है, हिंदी की सबसे लंबी कविताओं में से एक है। 8 खंड है, मैंने सारे खंडों के बारे में आपको बताया, ठीक है। और भाषा बहुत जटिल है, प्रतीकात्मक है, तत्सम है, ठीक है। पात्र आपको इसमें वो जो मिला था रक्तलोक, ठीक है। और अस्मिता की खोज आप देखते हैं, इसमें केंद्रीय बिंदु हमने पता है, स्व की अभिव्यक्ति, अंधेरे से डरना नहीं है, उससे लड़ना है, ठीक है। और कविता पर भारत में मार्शल लॉ जो तानाशाही आतंक हुआ था ना, उसका जो है एक, हम बार बार कर रहे हैं, सत्ता का आतंक, उसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। तो ये है। बिंब आपने पढ़ाई है, मैंने बताया सारे बिंब आपको। और कुछ बचता है इसमें, बिंबों की एक बार फिर से हम बात कर लेते हैं। जो रहस्यमयी पद, चाप दीवार पर चेहरा, शुरुआती घटना जो होती है, ठीक है। रात का डर, डरावना जुलूस, वो जो सैनिक भाग रहे हैं उसके पीछे, सड़क पर मार्शल लॉ, वो जो पुलिस की भाग दौड़ है, इन सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है। तो ये थी पूरी कविता जो हमने पढ़ी, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करेंगे। ये थी पूरी कविता जो हमने अंधेरे में पढ़ी है। आपका कुछ भी सुझाव हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम अगली कविता राम की शक्ति पूजा जल्दी आपके सामने पेश करेंगे। आप पढ़ते रहिए। कुछ भी अगर फैक्ट गलत हो या फिर कुछ भी आपको लगे तो आपका सादर अभिनंदन है कमेंट बॉक्स में। अगर आपने पूरी कहते हैं वीडियो देखी है, क्लास देखी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अगली वीडियो का इंतजार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।